Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and this is me Minkunan, and in today's video we will be covering our chapter number 5. This is our grade 12 business studies series और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अगर प्रीवियस कोई भी चैप्टर अगर आपको देखना है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है और ये कंसेप्ट जो है किस बारे में बात करता है। देखिए, अभी तक आपने समझा था कि हमने प्लानिंग जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शन था मैनेजमेंट का, वो हमने कर लिया था। उसके बाद हमने वहाँ प्लानिंग के दौरान कोई ना कोई जो है प्लान हमने यहाँ पे जो भी हमें सबसे बेस्ट सूटेबल प्लान लगा होगा वो हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया होगा। अब एज़ पर दैट प्लान हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें करने होंगे। हमें जितने भी टास्क होंगे उन सभी को पेपर लिख लेना है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास बहुत सारे टास्क है, हमारे पास टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, इस तरीके से बच्चे हमारे पास बहुत सारे टास्क हो जाएंगे। अब जो सेम टाइप के हमारे टास्क रहेंगे उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? सपोज ये जो है सब्जेक्ट है, हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है, देन वी हैव दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट, देन वी हैव दिस बीएसटी सब्जेक्ट। ओके, सो लग रहे हैं कि ये सारे के सारे हम एक डिपार्टमेंट में एक ग्रुपिंग कर सकते हैं और उस डिपार्टमेंट या ग्रुप का नाम हम क्या कह सकते हैं? दिस विल बी आवर कॉमर्स सेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से हमें सारे टास्क को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है और वंस यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम you are going to grouping them. Okay, so it involves assigning duties, responsibilities and authority to the employees. आपने जैसे ही बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, उसके दौरान आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने सभी की ड्यूटीज़ को परफॉर्म यहाँ पे असाइन कर देना है। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या यहाँ पे अथॉरिटी रहेगी आपकी, वो सभी आपने यहाँ पे असाइन कर देनी है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट हमारा बना, मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि दिस इज़ आवर कॉमर्स डिपार्टमेंट। सो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर हमने देखा कि एक सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, एक हमारे पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, एक आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, एक आपके पास कोई और बिजनेस स्टडीज़ हम ले लेते हैं, ये कैसे छूट गया, बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हर एक बंदा जो है, यहाँ पे एक टीचर को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका क्या होगा, इसीलिए कहा जाता है, इसको बोला जाता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग द साइड आपको अथॉरिटी भी यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है बच्चों, दैट इज़ आवर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी ये सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अब आप ये इनको रिपोर्टिंग कहाँ करने वाले हैं? यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जब आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके पीटीएम होती है स्कूल के अंदर, तो आपको एक कंपाइल रिजल्ट जो है वो देना होता है, ठीक है। सो हु विल बी द वन जो एक रिजल्ट को उसको कंपाइल करने वाला है? देन ऑब्वियसली आपके क्लासेस में तो ये सीटी का काम ही होता है, जो आपके क्लास टीचर्स होते हैं। देन वो किसको ये रिपोर्ट्स जो है जनरली सबमिट करते हैं? सो एक हिरार्की हमारे यहाँ बनी होती है। क्या बनी होती है? आपका सब्जेक्ट टीचर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गए सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। इन सभी का रिजल्ट जो है वो कंपाइल करके किसका काम होता है? यहाँ पे आपके सिटी यानी कि क्लास टीचर आपके रिजल्ट को कंपाइल करते हैं। दे फर्दर गोइंग टू सबमिट द कोऑर्डिनेटर्स की उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी, एंड कोऑर्डिनेटर फर्दर गोइंग टू शेयर इट विद द प्रिंसिपल ऑफिस। और अगर आपके स्कूल में कोई और हिरार्की फॉलो हो रही है, दैट इज अ सेपरेट केस। मैंने यहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर ऑफ हिरार्की रहता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ऐसे में ये हो क्या रहा है? देखो, ये जो सारा टास्क है ना, ये सारा टास्क आपको ये इन्वॉल्व कर रहा है कि कौन यहाँ पे क्या करने वाला है। सबसे पहले हमने बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट टीचर जो है यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लेने वाला है, कौन सी क्लास में लेने वाला है, टाइम टेबल वगैरह सब फिक्स हो गया है। देन इनका रिपोर्टिंग, ये जो रिलेशनशिप, ये जो आप हिरार्की देख रहे हो, ये इनका वर्किंग रिलेशनशिप रहने वाला है, जो कि और इसी वर्किंग रिलेशन से आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। सो इट एस्टेब्लिश अ वर्किंग रिलेशनशिप सो दैट पीपल वर्क टुगेदर एंड इफेक्टिवली। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों कि ऑर्गेनाइजिंग इंटीग्रेट करता है ह्यूमन को, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, बिकॉज किसी एक भी एस्पेक्ट के बिना ये काम यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है। सो ये है आपका। सपोज अब मैंने कहा कि हमारे पास टीचर है, हमारे पास बच्चे भी हैं, बट हमारे पास क्लास नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो जो टीचर है या जो बच्चे हैं वो एजुकेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए। तो वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा फिजिबल नहीं बोलता। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे आप ह्यूमन को, अपने ह्यूमन एसेट्स को, अपने फिजिकल एसेट्स को और अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इंटीग्रेट करेंगे, देन विल ओनली यू विल गेट द रिजल्ट।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग है, जो अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया था, सेम अगर आप एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा ये बनता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे क्या कहा कि जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर यानी कि प्लानिंग स्टेप के अंदर आपने जो भी काम डिसाइड किया था, पहले आप उसका एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। जितना भी वो आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे स्मॉल टू स्मॉल टास्क या स्मॉल एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, वो यहाँ पे ऑन पेपर लिख लीजिए। ओके, सो इस तरीके से उसके बाद आपने जैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, आपने इस काम को डिवाइड कर देना है मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, ताकि कोई भी काम जो है वो डुप्लीकेट यहाँ पे ना होगा। अब जिस तरीके से आपने वर्क को डिवाइड किया है, उसके बेसिस पे जो सिमिलर हमारी एक्टिविटीज़ रहेंगी उनको हम ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप का क्या नाम रखा जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, सो पहले हमने क्या किया, हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, दिस फर्स्ट स्टेप। हमने सारी एक्टिव जैसे वर्क को आप इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ सकते हो कि हमने पहले वर्क को आइडेंटिफाई किया कि हमें करना क्या है। ओके, सपोज हमें क्या करना है, हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ओके, ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो अब उस वर्क को करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ सकता है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, हमें एक मशीनरी यहाँ पे लेनी होगी, हमें किसी ऐसे पर्सन को हायर करना होगा जो उस मशीनरी को रन कर सके, कोई स्किल अगर रिक्वायर है तो वो उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आप सारे के सारे जो टास्क हैं एक काम के अंदर, वो सब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे और सारे को आप एक ग्रुप में जब आप लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखिए, जब भी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया जाता है ना, तो उसका ऐसा नहीं होता कि आपको हमने काम दे दिया और ठीक आपकी छुट्टी, नहीं। हमेशा क्या होता है, आपको काम देने के साथ साथ जो है आपको अथॉरिटी भी दी जाती है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। अब ये चीज़ें जो है ऑन पेपर होती है बच्चों, यानी कि लेटर, जिसको हम जीडी भी बोलते हैं, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो असाइनमेंट किया जाता है ड्यूटीज़ का, वो बता दिया जाता है कि कौन सा काम जो है किस एम्प्लॉय के हिस्से यहाँ पे आने वाला है। एक बार ये हो जाए, देन उन्हें किसको रिपोर्टिंग करनी है, क्या उनका अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहने वाला है, वो भी यहाँ पे जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये है आपका स्टेप जो प्रोसेस है, जो कि हम फॉलो करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। एक बार फिर से देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया एंड डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, देन हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड इन लास्ट आपको ये बताना है कि इतना सब करने के बाद आपको ये सब गाना किसके आगे लापना है कि हाँ ठीक है मैंने ये काम कर दिया और बहुत अच्छे से किया है। तो लास्ट में आपके आती है अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था, उसी जो भी अपने अभी स्टेप फॉलो किए हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उन्हीं से हम यहाँ पे जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंस को डिराइव करेंगे। जैसे पहले हमने क्या किया, हमने काम को डिवाइड किया, राइट, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ था पहले स्टेप में। सो बेटा जब भी आपका डिवीजन ऑफ वर्क होता है उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, सबसे बेनिफिट आपको जो सबसे बड़ा यहाँ पे मिलता है, दैट इज़ द स्पेशलाइजेशन। यानी कि जब आप एक एम्प्लॉय को काम डिवाइड करके उसमें से भी सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को दोगे, दैट particular employee become expertise in he will have this expertise in that field। ठीक है, तो ये आपका स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे आपको मिलता है। सेकंड, हमने लास्ट में एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पे क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशनशिप को लेकर। फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हैं और आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में जनरली एक डाउट आता है, तो आपको पता है कि मुझे किससे कम्युनिकेट करना है। देन आपने काम कर दिया और फिर आपको लगता है कि यार अब क्या करना है, यार आपको रिपोर्टिंग करनी, तो किसको करनी है, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिटी जो है यहाँ पे हमेशा एक एम्प्लॉय के माइंड में रहती है और इससे कोई भी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो नहीं क्रिएट होती। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मीनिंग के दौरान कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेट करता है सभी के सब रिसोर्सेज को जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपके फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब हर चीज़ को अपने अंडर अपने व्यू लेते हो, तो इस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे कर पाते हो और किसी भी तरीके का वेस्टेज यहाँ पे और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज क्यों, इसका मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी। दोनों पॉइंट्स को एक्चुअली सेम ही है कहीं ना कहीं, अडेप्टेशन टू चेंज हो या ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो। देखिए, हम सबको पता है कि सूनर और लेटर हर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ग्रो करना चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर आज मैं सोचती हूँ कि मेरे पास एक कंपनी है जो है कंपनी ए, तो कल को मैं चाहूँगी ना कि इसकी सब्सिडरी बी भी बने, इसकी सब्सिडरी एक सी भी बने, एक डी ब्रांच भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं। तो ये क्या है, इन सभी के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस आपको होना पड़ेगा।
तो से लाइकवाइज एक अलग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं अभी इस वक्त जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ अपने बिजनेस के अंडर, जो कि है प्रोडक्ट हमारा एक्स। अब मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट एक्स के साथ साथ जो है ना मैं एक्सपेंड कर जाऊँ, प्रोडक्ट वाई भी प्रोड्यूस करने लगूँ। ठीक है, मैं एक्स प्रोडक्ट के साथ एक्स जो प्रोडक्ट वाई है उसको भी मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। अभी होगा क्या, मुझे पता है कि आपको यहाँ पे जो है अगेन बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में स्टार्ट हुआ था, यानी कि मुझे पता है कि कौन एम्प्लॉय है और किसको कितना काम मैंने बांटा हुआ है, क्या ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो इस यहाँ से यहाँ तक भी शिफ्ट किया जा सकता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इन हैंड होगा। या फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे एक बात और आप लेके चल सकते हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मैनेजर है, ठीक है, और मैनेजर के अंडर यहाँ पे मेरे जो है 5 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट वाई भी बनाने लगे। ठीक है, सारा का सारा बिजनेस में प्रोडक्ट वाई भी आपका प्रोड्यूस होने लग जाए। तो क्या यहाँ पर जो मैनेजर है वो 10 और लोगों को यहाँ पे हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ सकता है? ऑफकोर्स करना पड़ सकता है, इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स हो कि यहाँ पे जो मैनेजर है वो मोर देन 5 एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर नहीं सुपरवाइज कर सकता, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हमारे पास एक और मैनेजर हम हायर करेंगे, मैनेजर नंबर 1, मैनेजर नंबर 2, एंड फर्दर दिस मैनेजर विल बी सुपरवाइजिंग अनदर ग्रुप ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। तो देखिए आपका ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। आपको हर काम और एक्टिविटी की क्लैरिटी थी कि कहाँ कितना काम होता है। क्या वो एक पर्सन एम्प्लॉय जो है ओवरबर्डन, अगर आप या फिर नंबर ऑफ टास्क आप बढ़ा सकते हो, क्या वो एम्प्लॉय हैंडल कर पाएगा? वो ओवरबर्डनिंग तो नहीं होगी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है ना वो हमेशा आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी तरीके से ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और क्योंकि अगर आपको ग्रोथ और एक्सपेंड करना इतना ईजी है, लाइकवाइज आपको अडेप्टेशन करना भी बहुत ईजी है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिवर्स में चली जाऊँ, रिवर्स में चले जाने का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट ए बी सी प्रोड्यूस कर रही हूँ, और सडनली मुझे लगता है कि मार्केट जो बहुत डाउन है मेरे प्रोडक्ट सी के लिए, और मैं उस बिजनेस को पर्टिकुलर जो हमारा ब्रांच है प्रोडक्ट सी का, मैं उसे शट डाउन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो भी तरह का जो प्रोसेस है वो आप इजीली कर सकते हो। रीजन बिंग आपके सामने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होगा, एंड आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सी के अंदर जो है, जो प्रोडक्ट सी है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है, और किस तरीके से हम उन नंबर ऑफ पीपल को एसिमिलेट कर सकते हैं इनटू योर प्रोडक्ट ए एंड बी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके काम में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे लाइज करती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, आपके वर्क रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी रहती है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, अडेप्टेशन टू चेंज एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? बहुत ईजी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी जो मैंने आपको बताया कि देयर विल बी वन मैनेजर, ठीक है, एंड अंडर हिम देयर आर 5 ग्रुप ऑफ पीपल या एम्प्लॉय जो कि वो सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, नाउ सडनली देयर कम मोर 5 एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ पॉसिबल तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम ऐसा कर सकते थे कि हमारे पास ये है मैनेजर 1 एंड ही इज़ एबल टू हैंडल 10, 20, XYZ, कितना भी आप नंबर यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ठीक है, काम इस तरीके का। सो ये जो आपका तैयार हुआ है ये क्या है आपका? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये तो मैंने बहुत गंदा सा आपके लिए बना के दे दिया, लेकिन जनरली क्या होता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आपका एक हेड होता है जिसको हम पूरे क्या कहते हैं आपके कंपनी का जो हेड है, जिसे हम जनरली नाम से बुलाते हैं CEO। अभी आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये सब चैप्टर 1 में अगर पढ़ रखा होगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर तो नहीं पढ़ा तो एक बार लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप जाके देख लीजिए। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो ये आपका CEO है, उसके अंडर में आपके जो है वो डिपार्टमेंट के हेड काम कर रहे होंगे। जैसे मान लो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स के आपके हेड काम कर रहे होंगे। ओके, इनके नीचे भी कोई मैनेजर काम कर रहे होंगे। ठीक है, एंड फर्दर इन मैनेजर्स के अंडर भी बहुत सारे जो है एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, और हो सकता है इन एम्प्लॉयज़ के अंडर भी बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट जो वर्कर्स हैं या कोई और जो लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हों एज अ स्टाफ मेंबर और एज अ लाइन मैनेजर। तो इस तरीके से ये जो आपका क्रिएट हुआ है, ये जो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, यही रिजल्ट आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पेपर की तरफ, क्योंकि वहाँ एग्जाम में हमें इस तरीके से आंसर लिख के नहीं आना। तो क्या लिखना है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट शोज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन फ्लो
एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमें वर्क को लेकर रिलेशनशिप क्लैरिटी यहाँ पे देता है। तो आपका क्या अथॉरिटी है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किससे आप बात कर सकते हो, कैसे आप बात कर सकते हो, इसका जो फ्रेमवर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में तैयार होता है, दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इट हेल्प अस इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग डिपार्टमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनल और डिविजनल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर के अंदर। बट आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये चीज़ फ्रेमवर्क आपको एक फ्रेमवर्क कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, ये तैयार करके रख दिया जाए कि किसकी क्या अथॉरिटी, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किससे कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, तो इस स्ट्रक्चर को ही आप तैयार होकर क्या बोलोगे, दिस इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, चलिए क्यों बनाया जाता है, ताकि एक स्मूथ तरीके से अपना काम जो है यहाँ पे हो सके और कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बना रह सके। अब बात आते हैं, बहुत ही इजी टर्म है लेकिन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है सीबीएसई के अंदर, तो वो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एट अ टाइम एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक मैनेजर है और उस मैनेजर के अंडर हमने 10 एम्प्लॉयज़ को डाल दिया है, लेकिन जैसे जैसे आपको लगता है कि अभी तो ये लोग प्रोडक्ट सिर्फ ए बना रहे थे और अभी इनको प्रोडक्ट बी भी बना रहा है, तो शायद हो सकता है कि जो नए प्रोडक्ट के लिए जो टास्क हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो और हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना है वो शायद एक मैनेजर की बस की बात ना रहे। तो हमने क्या किया, एक और अनदर मैनेजर को हायर किया और यहाँ पे हमारे पास मैनेजर 1 है और मैनेजर 2 है। ठीक है, लाइक वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको नया डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ जाए जो पहले नहीं था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये जो आपने डिसाइड किया है कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट आपके काम करेंगे, इसी को बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये यूनिट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक एम्प्लॉय के अंडर, एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे रेडी होगा। ये देखिए, मैंने कहा एक कंपनी का सीईओ है, उसके अंडर आपका जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट है, या फिर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या आपका एचआर डिपार्टमेंट है, या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और ये आपका R&D डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इसके अंडर में यहाँ पे कोई एक और मैनेजर रख देते हैं, मैनेजर के अंडर में ये इस तरीके से और वर्कर काम कर रहे हैं, मैनेजर 2 हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी मैनेजर 3 है और यहाँ पे भी काम कर हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मैनेजर नंबर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर नंबर 4 है। तो ये जो मैं आपका तैयार करके दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, ये क्या है, यही इट इज़ नथिंग बट आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब मुझे पता चला कि एक मैनेजर के अंदर मैं 5 लोगों को यहाँ पे रख सकती हूँ, या मैनेजर 2 के अंदर मैं कम से कम 10 लोगों को काम पे रख सकती हूँ, इस तरीके का काम यहाँ पे एलोकेट किया गया है। प्लानिंग के अंदर मैं 15 रख सकती हूँ, ये जो आपका रेडी होगा इसी को बोला जाएगा आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, सो ये ध्यान रखना, वाइड द स्पैन, मोर सबऑर्डिनेट एंड फ्यूअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमें लगता है कि एक सीईओ के डायरेक्ट में ही अंडर में सारे मैनेजर आ सकते हैं, ये जो हमने 5 लोगों को रखा, और उनके नीचे डायरेक्टली आपके वर्कर आ सकते हैं, तो क्या हुआ, ये आपका लेवल जितने कितने आपने बनाए 1 2 3, तो जितना आप वाइडर रखते जाते हो, जितना आप सबऑर्डिनेट का नंबर बढ़ाते जाते हो, उतना ही आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये असर्शन बेस्ड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है इस तरह की स्टेटमेंट। सो लाइकवाइज आपका नैरो स्पैन मीन्स फ्यूअर, narrow span means fewer subordinate and more level of management. Okay, so यहाँ पे it affects the communication, control और managerial efficiency। ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप कहते हो कि मैनेजमेंट के मेरे सिर्फ जो है 3 ही लेवल बन रहे हैं, तो बेटा अगर 3 लेवल बन रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपका जो है फास्टर तरीके से यहाँ पे होगा। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने हिरार्की बनाई है उसमें एक हिरार्की के अंदर 15-20 लोग आते हैं, तो वहाँ पे अपना उतना ही डिफिकल्ट रहेगा कम्युनिकेट कर पाना, क्योंकि जनरली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल टाइप का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है। तो जब तक आप किसी अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, वहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं करते, आप डायरेक्टली उनके ऊपर के सबऑर्डिनेट सुपीरियर से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपका जो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हर किसी के थ्रू आपका जो कम्युनिकेशन, जो आपका मैसेज है वो कन्वे होके जाएगा, तो इट लीड टू डिले इन कम्युनिकेशन। इसी तरीके से कंट्रोल और मैनेजरल एफिशिएंसी भी यहाँ पे इफेक्ट होती है। ओके,
अब आते हैं हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पे। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर अभी भी आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका फंक्शनल और एक आपका डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब रहेगा, आइए समझते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आप कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंडर लेकर आते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे जो है प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब प्लानिंग में मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मीटिंग रखनी, पहले मुझे लोग चुनने पड़ेंगे कि कौन मेरे प्लानिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। सपोज़ मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बुला लिया, क्योंकि जो मैटर है वो पॉलिटिक्स का है इन बाय नेचर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फेमस पॉलिटिशियंस को बुलाया, ठीक है। उनके मैंने मीटिंग का एजेंडा सेट किया। देन मैंने उनको नोटिस दिया कि चलिए आप इस टाइम पे इस वेन्यू पे आप यहाँ पे आ जाइएगा। फिर वो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर डिस्कशन हो रहा है, कोई ना कोई आइडियाज़ निकल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा का सारा काम जो है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ना हैंडल करके एक डिपार्टमेंट हो सकता है ना इस काम के लिए, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपको किसी चीज प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना, तो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप यू कैन गो बाय एडवर्टाइजमेंट यू कैन गो बाय पब्लिक प्रमोशन, यू कैन गो बाय सेल्स प्रमोशन। तो इस सब के लिए हमारे पास हो सकता है ना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से अगर काम के बेसिस पे एक्टिविटीज़ को आप ग्रुपिंग करोगे और एक डिपार्टमेंट आप रेडी करोगे, दैट वुड बी आर फंक्शनल स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल मैनेजर भी होगा, ओके। जो कॉमन हमारे फंक्शन डिपार्टमेंट रहते हैं उसमें आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारा एचआर डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से ये लोग रहते हैं, यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फ़ायदा क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपने क्योंकि काम को बेस रखा है, ठीक है, यानी कि सबको पता होगा कि मेरा क्या काम है, मेरे क्या फंक्शंस हैं, उससे वो पर्सन जो है पर्टिकुलर पर्सन वो आपका स्पेशलाइज हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ज़रूर बढ़ेगा और उससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी उसकी बढ़ रही होगी। देन आपको कंट्रोल रखना, बेटर कंट्रोल ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ टास्क, है ना। आपको ये भी पता है कि मैंने इस पर्सन को ये काम दिया था, अब अगर उसमें गड़बड़ भी है तो मैं उसको पकड़ सकती हूँ कि हाँ आपने ये बताइए आपसे क्यों गलती हुई है, या फिर चांसेस भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे कि आपसे गलती होगी, क्योंकि आपको वही निकालना, देखो आपके पास एक्सपर्टीज आ जाते हैं, आप स्किल्ड हो जाते हो उस काम को कर करके रिपीटेटिव मोड में। तो वो थोड़ा एक इसका मेरिट बनता है। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। एंड देन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकम ईजियर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को हायर मैंने किया इसलिए कि मुझे इससे यही काम कराना है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपका जो फोकस रहेगा उस पर्सन को ट्रेन करने के लिए वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो एक बहुत तरीके से, बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे एफिशिएंटली आप प्रोवाइड करा सकते हो। देन कम ऑन टू द लिमिटेशन। लिमिटेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपको अपने से मतलब हो जाता है, यानी कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ी सी एक भावना जो है काफ़ी बार फंक्शन डिपार्टमेंट के अंदर देखी जाती है। देन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने आप बैठा वो मीटिंग करते हैं और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि चलिए एक काम करते हैं, इस साल हम अपने जितने भी वेज हैं मार्केटिंग करने के एक प्रोडक्ट को, उसमें से हम एडवर्टीजमेंट को चुनते हैं और उसका हम इस साल बजट बढ़ा देंगे। तो चलिए उन्होंने ये आइडिया जो है बहुत अच्छा हो सकता है मे बी कंपनी के लिए, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने आप तक रखी और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंची। तो होगा क्या, एट द एंड उनको बजट का पैसा मिलेगा नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स उनको एलोकेट होंगे नहीं और इट बिकम अ फेलियर। तो ये एक प्रॉब्लम कई बार फंक्शनल डिपार्टमेंट में देखी जाती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर रहा होता। इवन करना भी चाहे तो भी यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है, या और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कई बार ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका ये आइडिया लेकर प्रपोज करता है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ तो बहुत अलग डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। तो फाइनेंस रिसोर्स को एलोकेट करना अपने आप में दिक्कत का काम हो जाता है फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन की कमी कई बार डिपार्टमेंट्स के अंडर विद इन देखी जाती है। लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, आपको एक काम बताया गया है, आपको उसी को करना है, तो अगेन यहाँ पे आप किस चीज़ को खत्म कर रहे हो, आप एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, ओके। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग, वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से डिले इन डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होता है। आपको काम बताया गया और आपको उसको उसी तरीके से, उसी मेथड और उसी प्रोसीजर के साथ करना होता है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया भी है तो उसको वहाँ सामने आपके सुपीरियर से उसको आपने रेफर करवाना पड़ेगा, और वहाँ से वो जब व्हेन दे विल से येस देन ओनली यू कैन चेंज द मेथड एंड प्रोसीजर, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये थे हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब चलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर पे। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा होता है,
या फिर उनका जो एक से ज़्यादा ब्रांच यहाँ पे हो रखी होती हैं। आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको या तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, या फिर वो आपको लोकेशंस की बात करेंगे, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी रहेगी कि एक कंपनी आपकी मुंबई में है, एक आपका ब्रांच जो दिल्ली में है, तो आप समझ जाइएगा कि डिविजन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ऐसा नहीं होता कि डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर का काम नहीं होता बच्चों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट ए है और यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोडक्ट बी है। अब प्रोडक्ट ए के अंदर भी मेरे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, और आपका बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, वो सभी होंगे। तो यहाँ पर भी लाइकवाइज बी जो आपका ब्रांच है उसके अंदर भी ये सारी की सारी जो डिपार्टमेंट है वो होंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जब डिविजनल बेसिस पे आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे फंक्शनैलिटी बेस का कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम होता है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा आपको ये होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप काम को लेकर नहीं करते। जैसे वहाँ पे आपने काम को बेस बनाया हुआ था, पहले आपने काम को देखा था कि फंक्शंस क्या परफॉर्म करनी है, एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी है, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट को बनाया। यहाँ पे जो बेस रहेगा वो आपका प्रोडक्ट रहेगा, वो आपकी डिवीज़न रहेगी, ठीक है। ये नॉर्थ डिवीज़न है, ये साउथ डिवीज़न है, ये ईस्ट डिवीज़न है, ये वेस्ट डिवीज़न है। तो जब आप रिपोर्ट भी तैयार करोगे, जब आप रिजल्ट्स की भी बात करोगे, तो आप डिवीज़न वाइज लेके चलोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं अपने आपकी जो ग्रेड 11 और 12 की जो क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आपके पास ये जो ह्यूमैनिटीज़, आपका वोकेशनल, आपका साइंस, आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ये सब क्या है बच्चे, ये आपके डिविजन्स हैं, ठीक है। ये सब क्या बने होते हैं, डिवीज़न बने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो बेस है यहाँ पे जो डिवीज़न का, वो आपका प्रोडक्ट या फिर कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ का थोड़ा डिफरेंस आप समझिएगा। नेक्स्ट, ईच डिवीज़न ऑपरेट एज अ प्रॉफिट सेंटर, यानी कि हर अलग अलग डिवीज़न ए बी सी डी जितने भी डिवीज़न आपके यहाँ बन रही होगी, हर किसी का जो रिजल्ट है वो अलग तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अलग तरीके से नहीं, बेसिकली मतलब है कि एक प्रोडक्ट का जब प्रॉफिट यहाँ पे या फिर जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे, तो एक बारी में प्रोडक्ट ए के बारे में ही बात होगी, इसका बी से कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट होगा यानी कि जो फाइनल रिजल्ट देखा जाएगा वो ब्रांच वाइज देखा जाएगा, वो डिवीज़न वाइज देखा जाएगा। ये यहाँ पे कहने की बात हो रही है। इस डिवीज़न हैज़ इट्स ओन फंक्शनलिटी डिपार्टमेंट। जैसा मैंने कहा, डिवीज़न होने का मतलब ये नहीं है कि क्या मैम यहाँ पे किसी से भी प्लानिंग करवा लेंगे, या क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई भी घुस जाएगा, कभी भी कुछ भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी फंक्शन के बेसिस पे काम डिवाइड होगा। लेकिन अगेन ऐसा मैं कह रही हूँ, जो बेस है एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करने का, वो आपका प्रोडक्ट रहेगा या फिर आपका डिवीज़न रहेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिट्स। आपकी लिमिटेशन क्या रहेंगी मेरिट्स में? देखिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा खासा यहाँ पे अटेंशन दिया गया है, तो क्वालिटी तो आपकी बेटर कोशिश की जाएगी इम्प्रोवाइज करने की। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे फिक्स कर पाना थोड़ा सा ईजी है, यानी कि आप जैसे देखते हैं कि प्रोडक्ट ए बी सी, ये हमारी 3 प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं, और प्रोडक्ट ए अच्छा कर रहा है, प्रोडक्ट सी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बी की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती दिख रही है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ए और सी के लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बात करोगे प्रोडक्ट बी के हेड से, और वहाँ पे आप उनसे चेक करोगे, उनसे आप रिपोर्ट लेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसीजर है। ओके, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोडक्ट बी को प्रोडक्ट सी और ए से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, हम क्या करें, नहीं, सबका अपना प्लान होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जो प्लान आप एक प्रोडक्ट ए के लिए फॉलो कर रहे हो वो बी के लिए अप्लाई भी नहीं होगा। सपोज यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, एक है आपका चॉकलेट ब्रांड और दूसरा है मैगी। अब भैया मैगी जो है वो उसका बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, चॉकलेट बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट रहती है, क्योंकि जो काम का जो बेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। देन ग्रोथ अगर आपको करनी है, एक्सपेंड आपको सडनली अगर आपको एक्सपेंड करने का, या फिर आपने बिल्कुल सोच ही रखा है कि आज भले ही मैंने यहाँ पे एक ब्रांच खोली है, फ्यूचर में मैंने इंटरनेशनल से पता नहीं कहाँ आगे स्पेस में चले जाना है, तो यहाँ पे आपके लिए मेरिट्स है कि आप बड़ी जल्दी इजीली यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हो। क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस आप बना लीजिए, ठीक है, जितनी भी बना लीजिए, ये आपकी मान लीजिए एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते, कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है ब्रांचेस बनी हुई है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ए बी, ठीक है, ये 2 ब्रांच एग्जिस्ट करती हैं, और मेरा मन है सी बनाने में, डी बनाने में, ई बनाने में, एफ बनाने में, जी बनाने में, और पूरे जेड तक बना दिए हैं। इसका असर बेटा ए और बी पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके लोग एम्प्लॉय अलग है, उनका हेड अलग है, उनका काम अलग है, एक्टिविटीज़ अलग है। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली एक्सपेंड कर सकते हो। देन कम ऑन टू द लिमिटेशन या डीमेरिट्स। डीमेरिट्स सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स क्या है? अगर आपके पास प्रोडक्ट ए बना हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ए है, तो बेटा यहाँ पे भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर भी आपके पास एचआर डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पर भी आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा।
लेकिन सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी प्रोडक्शन बी के लिए भी। अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बी है, उसके अंदर भी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा शॉर्टकम रहता है कि यहाँ पे जो है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स होता है, इससे कॉस्ट आपका बढ़ता है। देन इंटर डिविजनल कन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपका वही रहेगा अगेन, कि फाइनेंशियल जो डिसबर्स होता है, यानी कि पैसे जो इनको मिलते हैं वो तो एक ही बंदे से आ रहे हैं ना, एक ही हेड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्लैश होता है कि आपने प्रोडक्ट ए को ज़्यादा आपने जो फंड है वो सप्लाई किए, हमें नहीं कराया, उनके पास आपने ज़्यादा जल्दी मशीन बेच दी, हमें टाइमली नहीं दी। तो इस तरीके से इंटर डिविजनल कन्फ्लिक्ट भी चलते हैं, ठीक है। या फिर आपने वहाँ जो एम्प्लॉय हायर किए हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे डिपार्टमेंट में आपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं किया, या फिर ट्रेनिंग उनकी अच्छे से नहीं होती है, वहाँ ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भाव जो है कई बार देखते हैं। एंड डिविजनल हेड में इग्नोर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट, ये तो होगा ही भैया। प्रोडक्ट ए का आगे जो मैनेजर है तो वो प्रोडक्ट ए के बारे में सोचेगा ना, उसको प्रोडक्ट बी सी डी से चाहे सब फेलियर हो रहे हो, वो सिर्फ आपको अपने हेड को वही बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग की तरफ दिख रहा है। तो इसलिए कही जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुटेबिलिटी में, यानी कि कौन सा टाइप, किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर सुटेबल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो दो तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, फंक्शनल और डिविजनल। व्हेन यू विल गो टू योर हायर एजुकेशन, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 6, 7, 8, 9, 10 कई टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक ग्रेड 12 में आपको 2 ही के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये आपका वहाँ ज़्यादा बेटर काम करता है जहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो लिमिटेड है। और लिमिटेड भी क्या है, जब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, यानी कि चलो एक नहीं तो चलो मैक्स टू मैक्स आपका 2 प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। सो 2 प्रोडक्ट तक भी ना शेयरिंग रहती है, यानी कि एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, वो ए प्रोडक्ट को भी देख रहा है, बी को भी देख रहा है, चलो 3 तक भी मैं मान सकती हूँ। लेकिन 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 जैसे आपने कहा कि मेरे जो प्रोडक्ट है मैडम 10 प्रोडक्ट है मेरे पास, तो भैया आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, आपके लिए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर लिमिटेड, या फिर आप अपने यहाँ पे आंसर में 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। अगर 1 प्रोडक्ट लाइन यानी कि एक ही प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो फंक्शनल बेस्ट रहेगा, और अगर आप कर रहे हो मल्टीपल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर तो यहाँ पे आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देन अगर आपको लगता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल ही रहता है, मतलब इतना कुछ ऊपर नीचे हो नहीं रहा है यहाँ पे काम को लेकर या फिर एक्टिविटीज़ को लेकर, तो फंक्शनल ठीक है, आपने एक बार काम फिक्स कर दिया और बस ख़त्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता है कि डाइवर्सिफाई मुझे करना है फ्यूचर में, जब आप एक्सपेंड करने की कोशिश करते हो, सपोज आप छोटा सा एग्जांपल ले लें, आप नेशनल लेवल से आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हम सबको पता है कि सब हर जगह का कल्चर अलग है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ चीज़ों को समझना। तो ऐसे में आपके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर जो आपके देश की जो आपने डिवीजन यहाँ पे नेशनल लेवल पे क्रिएट की उसी को उठा के आप शिफ्ट कर दोगे पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में, नहीं ना, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे होंगे। तो एडजस्टमेंट तो आपको करनी है, तो क्यों ना यहाँ पर की जो ब्रांच है वो आपका होम ब्रांच बना दो, और बाकी की जो ब्रांच है वो आपकी सब्सिडरी यहाँ पे ब्रांच आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो होस्ट कंट्री होम कंट्री इस तरीके से आपका काम कर सकता है। देन जब आपको काम को लेकर बेटा फंक्शनल, अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको काम परफेक्ट चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे काम से नहीं, मुझे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए कि जिसको प्रोडक्ट अच्छे से बनाना आता हो, चाहे वो प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, वो है, तो वहाँ पर आपको डिवीज़न के थ्रू जाना पड़ेगा। ये हमने पढ़ लिया था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे, अभी तक हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका फंक्शनल और एक आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरे होते हैं हमारे, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल। आप लोगों ने इतना लेटर 9th 10th में भी लिखा होगा, तो आपको पता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत फ़र्क होता था, वहाँ पर भी आंसर राइटिंग के अंदर भी। तो देख लीजिए वही काम यहाँ पे फ़र्क रहेगा, लेकिन 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 आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब ये पेपर क्वेश्चन में आता है तो आप लोग बहुत ही बिल्कुल बेसिक वाली जो लैंग्वेज होती है वो आप यहाँ पे लिख के आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद सिस्टम खत्म, लाइन खत्म, आंसर हो गया, यही है रूल रेगुलेशन। आपको ऐसा नहीं करना, आपको समझाना क्या है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, और जहाँ पर आप कहते हो कि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया वो फॉर्मल है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपने खुद अपने मर्जी से डिसाइड किया है
कौन कहाँ पर यहाँ पे किस पोजीशन पे होगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन किसका हेड होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, सुपीरियर कौन है, किस मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को आपने सुपरविज़न के लिए रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप जितना भी यहाँ पे टास्क कर रहे हो परफॉर्म, वो आपकी डेलिब्रेशन से हो रहा है, यानी कि इंटेंशनली आप सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं हुआ कि 2 लोग आए, ठीक है, फिर 4-5 लोग और आ गए और उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई एक काम करो, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लो, ठीक है। ये कोई भंडारा थोड़ी है, ये भंडारा थोड़ी है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जब आप डेलिबरेटली काम को डिज़ाइन करते हो और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बच्चे कहा जाएगा आपका फॉर्मल आपका ऑर्गेनाइजेशन। देन इसमें हर चीज़, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है बच्चों कि आपको कोई डाउट रहे या कोई भी कन्फ्यूजन रहे। इसलिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इतनी क्लियरली डिसाइड इतनी की जाती है कि जब आप टर्म्स ऑफ कंडीशन आपके पास आता है या अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आता है, तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितनी जगह पे साइन किया होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए इतनी बार साइन ले रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लीजिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ को जो है बहुत ही क्लियर करने की कोशिश की जाती है। और ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज इंक्लूड यूनिटी ऑफ कमांड, क्लैरिटी ऑफ रोल एंड स्टेबिलिटी। देखो फ़ायदे तो हैं फॉर्मल होने के, क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको पता है कि आपको कमांड कौन दे सकता है, और ये भी पता है कि एक ही बार में एक ही बंदा आपसे काम ले सकता है। देन क्लैरिटी ऑफ रोल, आपको ये भी पता है कि आपसे का रोल क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। यानी कि मान लो अगर कल को आप ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट भी कर लेते हो, तो कोई नया एम्प्लॉय भी आएगा तो वो हायर होगा, तो उसके सामने सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, ठीक है। ये आपका रोल है, इतना इतना आपको फंक्शन करना है, ये आपके सुपीरियर है, ये आपके सबऑर्डिनेट है, सब कुछ वो जो है सामने यहाँ पे क्लियर रहता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है भैया? बहुत प्रोसीजर है यहाँ पे, बहुत प्रोसीजर। मैंने कहा ना, जब आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन भी करने बैठते हो तो 36 जगह आपसे साइन करवा ले जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस क्या ही करूँ। तो ये है प्रोसीजरल डिले बहुत होता है, यानी कि हर चीज़ को इतना 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 इलेबोरेटिव मैनर में यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाता है कि कई बार सर दर्द हो जाता है। ओके, देन इग्नोर सोशल एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, इसकी कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल और ह्यूमन, ये कौन है? कोई नहीं। ओके, ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी इनिशिएटिव, ये सिर्फ तब काम आती है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की कोई स्थान नहीं है, और इनिशिएटिव, ठीक है, इसका भी कोई स्थान आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। आप जाके वहाँ पे बता रहे हो कि आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, हाँ, आपको किस काम के लिए हायर किया वो बताइए, वो आता है, ठीक है, नहीं तो चाहिए एग्जिट। तो ये आपका है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशन। अब आते हैं इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में देखिए, वहाँ मैंने क्या कहा था कि डेलिबरेटली आपने कोई चीज़ को, स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया है, वो आपका फॉर्मल है। अब यहाँ क्या है मैम? यहाँ उल्टा है, यहाँ कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि प्रॉक्सिमिटी इज़ द ओनली रीज़न, यानी कि आपके बगल में कौन बैठा था उस वक्त, वही मैटर करता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू हॉल में आपको बिठा दिया जाता है, बहुत सारी चेयर लगी होती है, और अगर आप वहाँ पे रह गए, मान लो आप 2 से 3 घंटे आपको बैठना पड़ गया, तो बेटा चांसेस आर देयर कि आपका उनमें से 10 में से कम 3 जनों के साथ तो आपका इंटरेक्शन पक्का हो चुका होगा। ये क्या है? और किसने आपको बोला इंटरेक्शन करने के लिए? किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही होता है। यानी कि हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि बहुत देर तक चुप ना रह पाना, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यही है कि इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल इंटरेक्शंस का रिजल्ट है, जो कि वर्क प्लेस में होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका नेक्स्ट जो कलीग है वो आपसे आके हेल्प मांगता है कि यार मुझे जल्दी छुट्टी पे जाना है, क्या तुम मेरा ये काम कर दो? अगर आप कहते हो हाँ, तो ये तो जेडी में डिफाइन नहीं था ना कि दोस्त अगर छुट्टी पे से पहले जाए तो आपको काम करना नहीं ना, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि इनफॉर्मल भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देन कोई रिटन रूल नहीं है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, आप चाहो तो हाँ कर लो, आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं कि यार मेरे पास आज बहुत वर्कलोड है, आप किसी और को देख लो, ये भी कह सकते हैं। बहुत ही फास्टर कम्युनिकेशन होता है, वो तो मैंने बता दिया, ऑन द स्पॉट हाँ और ना हो रही है। और आपका सोशल नीड, यानी कि जो साइकोलॉजिकल एक ह्यूमन की नीड होती है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी होती है। यानी कि आपको अगर मैकेनिस्टिक तरीके से ट्रेड किया जाएगा यहाँ पे एक एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कोई आपस में बात नहीं करेगा, जैसे हम जनरली आपको स्कूल के अंदर क्लासेस के अंदर बोला जाता है बाय द टीचर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिपोस्टर्स आपकी एक बात या एक स्टेटमेंट होती है जो टीचर्स यूज़ करते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मेरी समझ से तो बाहर है। एनीवेज, सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है क्योंकि आपका मन लगा रहता है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब आ जाते हैं, इसकी भी बुराइयाँ करेंगे, हमें भी तो आदत हो गई है, तो बुराइयाँ करते करते आपको दिखाना कि यहाँ पे बच्चों रूमर्स बहुत फैलते हैं,
ठीक है। और रूमर फैल ही रहे होते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा वो सच है झूठ है, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ से आए थे। और कई बार तो आपको जाने के कई सालों बाद पता चलता है कि मेरे बारे में भी रूमर था। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट जो है यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। देन रेजिस्टेंस बहुत होती है यहाँ पे। जो लोग हैं ना वो इतने मिल घुल जाते हैं कि कई बार मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं ये तो नहीं होने देंगे। ठीक है। ये जनरली कई बार देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कुछ लोग जो हैं, जो जनरली जो काफ़ी सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, वर्क प्लेस शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में ना एक अलग ही लेवल का बॉन्ड हो रहा होता है। वो कई बार ऐसा भी होता है कि नए एम्प्लॉय को वहाँ पे रहने टिकने नहीं देते हैं। तो इस तरह का खेल जो है, आपको पॉलिटिक्स वाला खेल जिसको बोलते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है। और यही ग्रुप प्रेशर जो है मे इफेक्ट द डिसिप्लिन। ठीक है। तो क्योस क्रिएट कर सकते हैं ये। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेलीगेशन। सो डेलीगेशन क्या होता है, ये भी बहुत ही बेहतर और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है आपका, जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। मैंने कह तो दिया था कि एक मैनेजर के अंडर जो है 10 एम्प्लॉई वो सुपरवाइज कर लेगा। चलिए ठीक है। फिर मैंने मैनेजर को काम देना शुरू करा। मैंने कहा मैनेजर साहब चलिए आप इन 10 लोगों की मुझे रिपोर्ट बनाइए दे। ठीक है। फिर मैंने मैनेजर का काम और बढ़ा दिया। मैंने कहा मैनेजर साहब एक इवेंट होने वाला है और आपको इन सभी को ट्रेनिंग भी देनी है। मैनेजर साहब ये, मैनेजर साहब वो, मैनेजर साहब ये और मैनेजर साहब वो। इस तरीके से अगर सिचुएशन रही तो भैया मैनेजर तो या तो क्विट कर देगा या फिर आपके आगे हाथ जोड़ेगा कि इतना नहीं हो पा रहा। तो आप उसे सोल्यूशन क्या देंगे? सोल्यूशन विल बी डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, टेम्पररी टाइम के लिए जब आपका वर्कलोड बढ़ जाता है तो आप अपना थोड़ा सा काम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने सब ऑर्डिनेट को। ठीक है। इससे उसको भी अच्छा लगेगा कि चलिए आप उसमें, आपको मेरे पे ट्रस्ट है, मेरी स्किल पे भरोसा है, और आपका भी वर्कलोड यहाँ पे कम हो सकता है। ध्यान रखिएगा डेलीगेशन टेम्पररी चीज़ है। अगर आप इसी टेम्पररी टास्क को परमानेंट कर देते हैं तो इसे डेलीगेशन नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। यस, दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि एक मैनेजर पे ही, एक बंदे से तो आपको कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम कराने भी नहीं चाहिए। क्यों? कल को अगर वो किसी वजह से क्विट कर दे, रिजाइन कर दे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जब आपको एक बंदे से ज़्यादा काम मिलने लगता है तो आप उस पर कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रहे होते हैं। सो व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, फोकस करने के लिए मैनेजर को टाइम यहाँ पे मिल जाता है। एंड डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, जब आप अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाने लगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी आप उसे पास ऑन कर सकते हैं या आगे से आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी उस काम को लेकर। ठीक है। क्योंकि आपके सब सुपीरियर ने काम आप ही को दिया था और वो रिपोर्टिंग भी आपसे आपको ही करनी है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अथॉरिटी आप डेलीगेट करते हो, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, लेकिन जो फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो हमेशा मेन पर्सन पे, मैनेजर पे ही लाइज करेगी। ओके। देन आपको ये समझना है कि यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट बच्चों होते हैं। डेलीगेशन के यहाँ पे 3 एलिमेंट है। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ इसको। क्या ये शिफ्ट हो सकता है? ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, सॉरी, एक सेकेंड, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे समझना है कि हमारे पास जो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये जो 3 है ये आपके एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के। यानी कि जब भी आप किसी को डेलीगेट करोगे कोई भी टास्क, तो आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना। व्हाट इज अथॉरिटी? पावर टू मेक डिसीजन। आप सामने वाले को कुछ काम करने के लिए अथॉरिटी दोगे तभी तो वो आपका काम करेगा ना। आप कह दो कि नहीं ये लो स्टोर रूम से सामान लिया, वो कुछ चाबी तो नहीं दे सकते, देखिए कॉन्फिडेंशियल सामान रखा हुआ है वहाँ पे, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज। एंड द लास्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, यानी कि अगर उसने काम किया, नहीं किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी आंसरेबल होगा आपके लिए। ध्यान रखिएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुपीरियर को दे, अपने सबऑर्डिनेट को दे दी गई है, लेकिन फाइनल आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फिर से डिटेल में बता दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। ओके। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। मैं अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा तो रही हूँ, पर इससे मेरे को क्या फ़ायदा या सबॉर्डिनेट को क्या फ़ायदा है? सबको फ़ायदा है बच्चों, फ़ायदे ही फ़ायदे। क्या? पहले तो आपने अपना वर्कलोड बहुत कम कर लिया। ठीक है। देन उसके बाद
उसके बाद बेटा आपका फ़ायदा ये है कि आपके एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने उसके एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, ठीक है, उसको तो सर्टिफिकेट मिलने जैसा लग रहा है। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, यस, जब काम बढ़ता है और आप धीरे धीरे अपना काम थोड़ा दूसरों से कराते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो ना उनका सिर्फ काम की करने की स्किल बढ़ती है बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ऐसे में अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन की तरफ मूव करता है तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनके पास ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे उस काम के लिए। देन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन भी आपका बढ़ता है, ठीक है, डेलीगेशन करने से, क्योंकि आपके पास टाइम है और फोकस करने के लिए जो आपके मेजर टास्क है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमेशा मेंटेन भी रहता है। अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए सेंट्रलाइजेशन ये होता है, ये ये यानी कि जो भी करना है मैंने ही करना है, किसी और को कुछ नहीं आता। ये भावना भी काफ़ी टाइम देखी जाती है। व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द टॉप लेवल, यानी कि एक ही बंदा है वही अपने आप को कहता है, ठीक है, मैं ही हीरो यहाँ, ऐसे कुछ स्टेटमेंट। और यहाँ पे लेकिन एक फ़ायदा होता है बच्चों, जब वन पर्सन हैविंग द इंटायर डिसीजन मेकिंग पावर, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, यहाँ पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी और को काम करने दे नहीं रहे हैं, तो जो कर रहे हो आप अपने तरीके से कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे काम में देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन एक बुरा कंसेप्ट है, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी है ये, और कई बार रिक्वायर्ड भी होता है। तो कैसे रिक्वायर्ड होता है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी शेफ़ को हायर कर रही हूँ, ठीक है, और शेफ़ क्या कर रहा है, वो शेफ़ फर्दर अपने अंडर 5 शेफ़ को रखता है, ट्रेनीज हैं वो, और ये उनसे खाना बनवा रहा है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे कंसिस्टेंसी चली जाएगी, क्योंकि शेफ़ का अपना एक्सपर्टीज़ है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ है, वो खुद बना नहीं रहा, अपने फर्दर एम्प्लॉइज़ या सबऑर्डिनेट से वो काम को डेलीगेट करके काम करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, दोनों ही ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस काम को सेंट्रलाइज करना चाहते हो और किस टास्क को आपने डिसेंट्रलाइज करना है, उसके बेसिस पे। इसलिए एग्जाम में भी अगर आपके केस स्टडी आती है और वहाँ पर आपको दो ऐसी जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहते हुए मिलते हैं कि एक कहता है कि नहीं सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं 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 डिसेंट्रलाइजेशन बेटर है, तो कभी भी एक साइड पे होकर आपने आंसर नहीं देना, आपने ये कहना कि दोनों ही चीज़ बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। देन ये ज़्यादातर सुटेबल वहाँ होता है जहाँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जैसे HUF है, HUF में क्या होता है, कर्ता इज द हेड। HUF मीन्स यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रही हूँ। सोल प्रोप्राइटर यानी कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पे आपके काम को हैंडल कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या स्मॉल कंपनी होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है, तो यहाँ पे एक बंदा सब कुछ हैंडल कर भी ले तो कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। वो अपना दिमाग चला सकता है और अपना बिजनेस भी रन कर सकता है। लेकिन बच्चे जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। अब इस तरीके से हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का अगर अपोजिट कर दो, वहाँ पे लिखा था कि सारी की सारी अथॉरिटी पावर कंसंट्रेट है ऑन टॉप मैनेजमेंट। यही अगर आप डेलीगेट कर देंगे टू द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये इसे क्या कहा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द लोअर लेवल या लोएस्ट लेवल। इनक्रेज करता है इनिशिएटिव को एंड ऑटोनॉमी को। सबऑर्डिनेट को अच्छा लगता है कि हाँ हमें काम करा जा रहा है और हमारे काम को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। फ़ायदा क्या है बेटा, वही फ़ायदे जो डेलीगेशन के थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। एक्सपेंड करना बहुत ईजी है क्योंकि लोग आपने पहले ट्रेन कर दिए हैं। बेटर कंट्रोल बना रहता है क्योंकि काम करने के साथ साथ आप ना सिर्फ आप उनको पावर दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, बट आप साथ में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, ठीक है। देन सबऑर्डिनेट का जो टैलेंट है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि आपका ध्यान तो फोकस है बाकी चीज़ों की तरफ, तो बाकी जो काम टास्क होने हैं वो डिसीजन मेकिंग जो है सबऑर्डिनेट के थ्रू की जा सकती है, तो ज़्यादा उनको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता और टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पे रिलीव मिल जाता है, वही बर्डन उनका कम रहता है। ओके, सो ये आपकी इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट को रिगार्डिंग कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं हम बनाएं जल्द से जल्द आपके लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।